हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए भाई, आज फिर हम अपनी लास्ट क्लास आप कह सकते हो परसेंटेज की शुरू करने वाले हैं। कल भी हालांकि हम एक क्लास करेंगे परसेंटेज की, लेकिन बच्चे वो जो क्लास कल आपकी होगी वो मिसलेनियस होगी। और उस मिसलेनियस क्लास में हम जितने भी वैरायटी के टॉप मोस्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम में, चाहे वो किसी भी एग्जाम की हम बात करें, एसएससी सीजीएल की, सीडीएस की, यूपीएससी सी सेट वगैरह की, मतलब किसी भी लेवल की हम बात करें तो उसको हम कल डिस्कस करेंगे मिसलेनियस क्लास में। इसीलिए मैंने उसको अलग ही आपके लिए रखा है। आज छोटे छोटे 2-3 टाइप के सवाल बचे हुए हैं, उनको कंप्लीट कर लेते हैं। आज की क्लास भी हमारी छोटी ही रहेगी, ठीक है। उससे पहले कुछ आपके और मैंने 4-5 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं एक ऐसे टॉपिक के जिसने आपको कल बहुत ज़्यादा परेशान किया, जो था इलेक्शन वाले क्वेश्चन। बच्चे, इलेक्शन वाले क्वेश्चन के 5-6 क्वेश्चन कल कराए थे, 4-5 क्वेश्चन आज करा देते हैं, 8-10 क्वेश्चन सफिशिएंट है। हाँ, मैं मानता हूं कि जो इलेक्शन वाला जो टॉपिक है एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपका एफर्ट बहुत ज़्यादा लगेगा समझने में भी और सॉल्व करने में भी, क्योंकि इसका जो कैलकुलेशन पार्ट है वो थोड़ा सा ऊपर का लेवल का है इलेक्शन वाले सवालों का। क्योंकि कई बार मैंने देखा है प्रीवियस ईयर में वो बना भी देते हैं थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चंस, क्योंकि वहां कहेगा कि इतने परसेंट ने वोट देने ही नहीं गए, इतने परसेंट अवैध घोषित हो गई, विनर को इतना, लूजर को इतना, इतने मत अमान्य घोषित हो गए। तो बहुत सारा डेटा हमको दिया होता है और कई बार ऐसा उठ पटांग टाइप का डेटा दिया होता है जहां हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। यस, ये बात तो श्योर है। अब कल आपका मॉक क्विज भी हम कराएंगे, परसेंटेज की ही मॉक क्विज होगी। जो मॉक क्विज का आपका लेवल होगा वो मॉडरेट लेवल होगा। 20 क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किए हैं, टाइम रखा है 25 मिनट्स, 25 मिनट। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। सॉल्यूशन आपको तुरंत नहीं दिखेगा, वो शाम को 5 बजे आपको सॉल्यूशन दिखेगा, ठीक है। 8 बजे सुबह क्विज ओपन हो जाएगी और जो हम अपनी क्लास का टाइम रखेंगे वो अभी डिसाइड कर लेंगे, लास्ट इस क्लास के लास्ट तक चलते चलते डिसाइड कर लेंगे। तो चलिए कुछ और आपके इलेक्शन वाले सवाल कर लेते हैं भाई। जो भी हमारा टाइप चल रहा था जरा देखते हैं। कल लास्ट क्वेश्चन इसी किया था ना, यही किया था ना हमने, और आई थिंक ये मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, है ना। बताओ, परसेंटेज में इतने कम दिन कैसे लगे? बहुत जल्दी करा दिया आपने। नहीं बच्चे, आप ये स्टेटमेंट देने से पहले अगर कोई बुक ओपन करके ये देख लेते कि कोई टाइप परसेंटेज में बचा है कि नहीं, एक सिंगल टाइप नहीं बचा। हाँ, कम दिन इसलिए लग गए, बहुत सारे फैक्टर होते हैं यार, बहुत सारे फैक्टर। एक तो आपकी क्लास 1.25 घंटे 1 घंटे 20 मिनट चली है। दूसरा, अब आप कंपैरिजन करोगे, सर जीडी वालों में आपने 13 क्लास कराई थी। भाई, जीडी हुआ ही परसेंटेज से शुरू था। 55 मिनट 50 मिनट की क्लास वहां होती है, और एक क्लास में 5-6 क्वेश्चन मैंने उसमें कराए, 6-7 क्वेश्चन, 5-6-7 क्वेश्चन। 13 क्लास में कितने कराए? 65 क्वेश्चन, क्योंकि वहां बच्चे बहुत बेसिक से सिखाया मैंने उनको। यहां भी बेसिक से सिखाया, नो डाउट, लेकिन वहां स्पीड बहुत कम थी। एक क्लास में 5-6 क्वेश्चन का एवरेज निकल रहा था, 65-70 क्वेश्चन टोटल हुए थे। यहां हम कितने पर पहुंच गए? 96 पर पहुंच गए। आज हम पहुंच जाएंगे 105 106 पे। कल मिसलेनियस भी करेंगे, 20-25 क्वेश्चन कराऊंगा तो 130-35 क्वेश्चन परसेंटेज में कम होते हैं ना। आप क्वांटिटी क्यों देख रहे हो? क्वालिटी देखो भाई। चलो, सवाल ने कहा, एक चुनाव में मतदाता सूची के 15% मतदाताओं ने अपना मत ही नहीं दिया, 15% ने अपने वोट ही नहीं डाला, और 100 मतदाताओं ने अपना मतपत्र खाली छोड़ दिया। अब अगर खाली छोड़ दिया तो भाई साहब उनकी वोट हो जाएंगी अवैध घोषित। क्या हो जाएंगी? इनवैलिड घोषित हो जाएंगी। अब कह रहा राम और श्याम दो ही प्रत्याशी थे, दो लोग ही थे,
विजेता राम को सूची के सभी मतदाताओं, सूची के सभी मतदाता यानी कि जिन भी लोगों का आपका वोटर आईडी कार्ड बन रहा है ना, जिन भी लोगों का वोटर आईडी कार्ड बन रहा है, उतने लोगों का 69% मिला है राम को। और कह रहा है कि उसे शाम से 630 मत ज्यादा मिले हैं, तो सूची में मतदाताओं की संख्या ज्ञात करो। कल क्वेश्चन कराया था, सेम वही सवाल है। चलो देखेंगे भाई, मान के चलेंगे कि 100 आर, ये 100 आर क्या है, मान लिया टोटल वोट है, कुल मत, ये टोटल वोट क्या मान लिया मैंने, 100 आर मान लिया। अब कह रहा 15% मतदाताओं ने ना अपना वोट ही नहीं डाला। वो होते हैं ना कुछ कि भाई हम तो बाहर रह रहे हैं, हम क्यों आए वोट डालने, हमारे लिए कुछ किया है प्रधान ने, एक बोतल भी नहीं भिजवाई हमारे लिए तो प्रधान ने, भावी प्रधान ने, तो हम क्यों वोट डालने जाए। ऐसे बहुत सारे लोगों के नखरे होते हैं, तो वो वोट डालने नहीं जाते हैं। ऐसे एक एग्जाम्पल दिया मैंने, अगर 15% लोगों ने वोट नहीं डाला तो बच्चे वोट कितने लोगों ने डाला है, फिर 100 में से 15 घटा दो सर, 85 आर लोगों ने मतदान किया है, इतने लोगों की वोट पोल्ड हुई है, यानी कि 85 आर लोगों ने ना मतदान किया। ओके, अब कह रहा है इन 85 आर में से ना 100 लोगों ने अपना जो वोटर पर्ची है ना उसको खाली छोड़ दिया। अगर इन 85 आर में से 100 लोगों ने वोटर पर्ची खाली छोड़ दी तो कितने लोग बचेंगे जिनका वोट वैलिड काउंट होगा, 85 आर में से 100 घटा दो, ये आपके वैध मत होंगे। क्या मत होंगे बच्चे, वैलिड वोट यानी कि वैध मत। 100 वोट तो इनवैलिड यानी कि अवैध घोषित हो गए, तो अगर मैं 85 आर में से 100 घटा दूं तो जो बचेगा वैलिड वोट बचेगा। अब इसमें से ही दो लोग डिसाइड होंगे, एक विनर और एक लूजर। सवाल ने बोला कि भैया राम जीता है और राम को सभी मतदाताओं का 69% मिला, मतदाता सूची का सभी मतदाता तो ये हैं जिन लोगों का वोटर आईडी कार्ड बन रहा है, और इसको मिला है इसका 69%। तो 100 आर का 69% कितना होता है, 69 आर। राम को मिला है 69 आर। सवाल ने बोला है राम को सभी मतदाताओं का 69%, तो सभी मतदाताओं का 69%। अब जो दूसरा वाला बंदा होगा भैया उसको इसमें से ही इसको घटाना पड़ेगा। देखो बेशक राम को सभी मतदाताओं में से मिला हो, लेकिन उसकी कैलकुलेशन, उसको जो वोट मिलेंगे वो मिलेंगे इन वैध मतों में से ही। अगर हमें दूसरे वाले बंदे के निकालने हैं तो 85 आर माइनस 100 और उसमें से राम के मत यानी कि 69 आर घटा दो। आप कहेंगे 15 में से 9 गए 6, 7 में 6 गए 1, 16 आर माइनस 100। ये दूसरे वाले को मिले हैं, सेकंड वाले को। ठीक है, अब अगर मैं देखूं कि राम जीतने वाले को 69 आर और हारने वाले को 16 आर माइनस 100, तो आपसे कह रहा है कि जो राम जीता है ना वो 630 वोट उसको ज्यादा मिले हैं, 630 वोट ज्यादा उसको मिले हैं। तो अगर मैं इसमें से ये घटाता हूं तो कितना मिलेगा, 9 में से 6 गया 3, भाई इसमें से माइनस कर दो, ये 9 में से 6 गया 3, 6 में से 1 गया 5, 53 आर, और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 100 बराबर 630 वोट। ये 100 उधर जाकर घटेगा तो 53 आर बराबर कितना है, 530 वोट। 53 से पूरा 10 बार कटेगा यानी कि आर बराबर कितना मिल गया, 10। अब आर बराबर 10 है तो सूची में मतदाताओं की संख्या, वो तो 100 आर का मान आपसे पूछेगा, तो 100 आर का मान कितना हो जाएगा, 100 गुणा 10, यानी कि मतदाता सूची में मतदाताओं की जो संख्या है वो 1000 यानी कि 1000 होगी। अब बहुत सारे बच्चे यहीं पर अभी अटके हुए हैं कि सर अगर एक को 69 आर मिलेगा ना तो दूसरे को 100 माइनस 69 31 आर मिलेगा। नहीं बच्चे, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको बताता हूं कैसे। मान लो घर में जो पापा की सैलरी है ना,
किसी घर में एक व्यक्ति है जिस उसकी सैलरी है मान लो 10,000, 10,000 उसकी सैलरी है, सपोज दैट। अब उसने 2,000 रुपए 2,000 रुपए अपने बेटे को दे दिए पॉकेट मनी के रूप में, पॉकेट मनी के रूप में 2,000 रुपए में से 1,000 रुपए बेटे को दिए हैं, और सॉरी 1,000 रुपए बेटे को और 1,000 रुपए बेटी को दिए हैं। अभी आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, देखते रहना। 10,000 में से 2,000 रुपए पॉकेट मनी निकाली पिताजी ने, 1,000 रुपए बेटे को दिए, 1,000 रुपए बेटी को दी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि जो बेटे को मिले हैं 1,000 रुपए, वो टोटल सैलरी का कितना परसेंट है, टोटल सैलरी का। अगर मैं कहूंगा कि जो बेटे को मिला है ना, जो बेटे को मिला है, मैं 1,000 रुपए नहीं बता रहा, मैं ये कह रहा हूं कि जो बेटे को पैसा मिला है ना, वो टोटल सैलरी का 10% मिला है, टोटल सैलरी का। तो भैया टोटल सैलरी का 10% कितना होता है, 1,000। लेकिन ये 1,000 मिला किस में से है, इस 2,000 जो पॉकेट मनी है इसी में से ही तो मिला है। बेशक बेशक उसको ये 1,000 रुपए की कैलकुलेशन मैंने यहां से की हो टोटल में से, लेकिन मिलेगा उसको इन 2,000 में से ही, वो बचा हुआ इसको। तो वही चीज है कि बेशक इसका 69% टोटल में से कैलकुलेशन हुआ हो, मिलेगा इसमें से ही। तो बचे हुए दूसरे को आपने इसमें से ये 69 आर घटा दिया, तो दूसरे वाले का पैसा इतना हो गया। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 53 आर प्लस 100 बराबर 630। आर का मान 10 आ गया, 100 आर का मान 1,000 आ गया। ये सवाल बड़ा ही अल्टीमेट लेवल का सवाल बनता है भाई साहब। चलो चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जरा देखिए इस सवाल को। सवाल है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मिला, ओके। उसके विरोधी उम्मीदवार को 6800 मत मिले, विरोधी वाले को 6800। कह रहा है जो कुल मतों का 34% थे, जो विरोधी को मिले हैं ना, वो कुल मतों का 34% थे। अब कह रहा है कुछ मत अमान्य यानी कि इनवैलिड घोषित हो गए। तो विजयी उम्मीदवार का विनिंग मार्जिन, विनिंग मार्जिन मतलब कितने मतों से वो जीता है, और अमान्य मतों की संख्या, ये दो चीज आपको बतानी है। लगाओ इसमें दिमाग, कैसे हम इसे कर सकते हैं, बताओ बच्चे। बताएंगे सभी लोग इसका जवाब। भाई देखो, एक को मिले हैं 48%, दूसरे वाले को मिले हैं विरोधी को 34%, और सवाल ने कहा जो विरोधी उम्मीदवार है ना, उसे मिले हैं 6800 मत, जो कि कुल मतों का 34% है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 34% की ही वैल्यू 6800 रुपए है? ये कुल मतों की बात हो रही है, कुल मत की। भाई एक को अगर 48 मिला, दूसरे को 34, तो दोनों को मिलाकर कितना मिल गया है, 8 और 4 12, 4 3 7 और 1 8, दोनों को मिलाकर कितना मिला है, 82। तो इनवैलिड अमान्य घोषित कितने हो गए होंगे भाई, 100% में से 82% आप माइनस कर दो, आप कहेंगे सर 18% इनवैलिड घोषित हो गए होंगे, अवैध। क्योंकि एक को 48 मिला है, एक को 34, दोनों को मिलाकर 82%, तो जो बचा है 18% वो अवैध घोषित हो गए होंगे। बात क्लियर है? अब उसने कहा एक को 6800 मिले हैं, जो कुल मतों का 34% है, तो यहां से 1% कितना आएगा, 6800 बटे 34। आप कहेंगे 34 दूनी 68, 1% की वैल्यू आ गई 200। अब सवाल ने कहा कि विजयी उम्मीदवार को विनिंग मार्जिन, विनिंग मार्जिन यानी कि कितने मतों से वो जीता है। भाई 48 और 34% का डिफरेंस बताइए, 48% और 34% का डिफरेंस। आप कहेंगे सर ये आ गया आपका 6 और 8 14% आ गया डिफरेंस, और 1% की वैल्यू अगर 200 है, तो 14% की वैल्यू कितनी होगी, 14 गुणा 200,
यानी कि 2800 मतों से वो जीता है। कितने मतों से जीता है? 2800 मतों से। तो कौन से ऑप्शन में 2800 है? इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, एक ही ऑप्शन है। आपको दूसरा निकालने की जरूरत ही नहीं है कि अवैध कितने घोषित हो गए, लेकिन फिर भी आप निकाल लो। 1% 200, तो अवैध कितने हैं? 18%। 18% की वैल्यू कितनी आएगी? 18 गुणा 200। यानी कि हम कह सकते हैं कि 3600 मत जो हैं ये इनवैलिड हो गए। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें किसी भी बच्चे को नहीं है। चलो एक और सवाल चलते हैं। जरा ये सवाल करो, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है भाई। ये लिटरली चुनाव का सबसे आसान सवाल है, सबसे आसान वाला। बताओ। सवाल ने कहा दो उम्मीदवार पी और क्यू ने एक चुनाव लड़ा। ओके, पंजीकृत मतदाताओं में से 70% पी के समर्थक थे। होते हैं ना समर्थक। देखो, जब कोई इलेक्शन होता है ना, गांव का इलेक्शन स्पेशली, तो उसमें समर्थक और कट्टर समर्थक दोनों में फर्क होता है। जो समर्थक होते हैं ना, जरूरी नहीं है कि वो कट्टर समर्थक हो। अभी पता चलेगा आपको सवाल में कि सभी समर्थक कट्टर समर्थक नहीं है। ये पक्का श्योर है भाई साहब। कोई कहावत है ना गांव में, बड़ी स्पेशल, मेरे गांव की तो कहावत है, मुझे आज भी याद है, बता दूं। जिसने पिलाई रम उसके वोट कम, और जिसने पिलाई विस्की सारी वोट उसकी। ये बड़ी कहावत, हमारे जो गांव में प्रधानी का चुनाव होता था उस टाइम पर बड़ी कहावत चलती थी ये। तो भावी प्रधान से कोई ऐसा बोल दे तो समझ जाता था कि भाई साहब इसके पास तो ज्यादा ही महत्वाकांक्षाएं हैं, तो ये ऐसे नहीं मानेगा। तो दो उम्मीदवारों में पी और क्यू ने चुनाव लड़ा। पंजीकृत में से 70% जो है वो पी के समर्थक थे। ओके, अब कह रहा है यदि पी के 60% समर्थक क्यू के 30% समर्थक से उम्मीद की जा रही है कि वो पी को वोट देंगे, तो कितने परसेंट पंजीकृत मतदाताओं में से पी को वोट देने की उम्मीद है? चलो देखते हैं। भाई सवाल ने बोला, मैंने मान लिया कि कुल मत जो है ना वो 100 वोट है। ये क्या है? टोटल वोट है, टोटल वोट। अब सवाल ने कहा पी और क्यू की बात हुई है। सवाल ने कहा कि 70% जो है ना वो पी के समर्थक हैं। क्या है? वो पी के समर्थक हैं। तो 100 में से 70% कितना? 70 वोट हो जाएंगी जो पी के समर्थक हैं। तो बचे हुए 30% किसके होंगे? क्यू के समर्थक। अगर 100 में से 70 यहां आ गए तो क्यू के पास कितने जाएंगे? 30। भाई अगर 100 में से 70% क्यू के समर्थक हो गए तो पी के कितने, पी के हो गए तो क्यू के कितने होंगे? 30। अब कह रहा है कि पी के 60% से और क्यू के 30% से उम्मीद की जा रही है कि ये लोग पी को वोट देंगे। तो जरा मुझे बताना पी के 60% कितना होता है? भाई इसका 60% कितना होगा? 42 होगा। भाई 10% कितना? 7। 10% है 7, तो 60% कितना होगा? 6 सत्ते 42 होगा कि नहीं? अगर इसका 10% 7 है तो 60% कितना होगा? 42, 42। अब जो Q है उसके कितने परसेंट से उम्मीद की जा रही है? 30% से। तो इसका 30% कितना होगा? इसका 30% होगा 9। इसका 30% कितना होगा? 9। यानी कि इन सभी लोगों से 42 और 9, इन लोगों से उम्मीद की जा रही है कि ये टोटल जो लोग हैं ना, टोटल मिलाकर ये लोग किसको समर्थन देंगे? पी से, पी को समर्थन देंगे।
इन लोगों से उम्मीद की जा रही है कि ये लोग पी को समर्थन देंगे। तो आपसे कह रहा है कितने परसेंट से उम्मीद की जा रही है कि वो पी को समर्थन देंगे। तो 51 बटे टोटल वोट है 100 गुणा 100, यानी कि हम कह सकते हैं कि 51% से उम्मीद की जा रही है कि ये पी को वोट देंगे। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। चलो करते हैं थोड़ा सा टाइप चेंज। बीच में एक दो क्वेश्चन मैंने हटाए हैं, उनको मैंने मिसलेनियस में ऐड किया है बच्चे, है ना। तो अब जो टाइप है हमारा बच्चे, ये है हमारा टाइप सूखे फल और ताजे फल वाला। सूखे फल और ताजे फल, ताजे फल संबंधित प्रश्न, संबंधित प्रश्न। तो सूखे फल और ताजे फल संबंधित प्रश्न, पहले ना इसको बड़ा प्रैक्टिकली मैं आपको बताता हूं। 30 का 30% 9 होता है बच्चे, 30 का 30%, 30 का 10% कितना होता है 3, तो 9% कितना हो जाएगा 3 3 9, और 42 प्लस 9 मिलकर कितना होगा सचिन वर्मा, 42 प्लस 9 मिलकर होगा 51, यानी कि 51 लोगों से उम्मीद की जा रही है कि ये पी को समर्थक देंगे। चलो अब थोड़ा सा समझते हैं चीजों को। भाई सूखे और ताजे फल में सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कि हम तरबूज का ले लें। ये कोई तरबूज है, मैंने इसको बीच में से काट दिया, बीच में से काटकर ये ताजा फल है। ये क्या है बच्चे, ताजा फल है, ताजा फल। और मैंने कहा ये जो है ना, ये 20 किलो, 20 किलो ज्यादा हो जाएगा, ये 5 किलो का है। कितने केजी का, ये 5 किलो का है। अब हुआ क्या, इसको धूप में सुखाया गया, इसको धूप में सुखाया गया, यानी कि सनलाइट, सनलाइट, इसको धूप में सुखाया गया। और धूप में सूखने के बाद जो इसी का वजन है, ऐसा कुछ हो गया, ये ऐसा कुछ हो गया, तो जो इसका वजन है वो 2 किलो बचा है, इसका वजन जो है वो 2 किलो बचा है। बहुत आसान टाइप है। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर ताजे फल का वजन 5 किलो था, सूखे फल का वजन यानी कि उसी 5 किलो के फल को हमने धूप में सुखा दिया, तो सूखा फल हो गया 2 किलो का। तो जो 3 किलो कम हुआ है एक्चुअल में वो है क्या, 5 किलो से 2 किलो वजन आ गया इस तरबूज का, तो भाई साहब 3 किलो क्या कम हुआ है। आप जैसे ही इस तरबूज को धूप में रखते हो तो इसका ना इवेपोरेशन शुरुआत हो जाएगी, इवेपोरेशन होना शुरू हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर इस तरबूज में 2 तरह की चीज होती हैं, 2 तरह से बना होता है, एक तो इसमें पानी होता है और एक इसमें होता है गूदा, सॉलिड पार्ट, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पल्प। क्या बोलते हैं, पल्प। तो कोई भी तरबूज 2 तरह से बना होता है, उसमें एक तो वाटर होता है, पानी होता है, और एक सॉलिड पार्ट यानी कि गूदा होता है। तो जब आप सनलाइट में कोई भी चीज रखते हो ना और उसका वजन कम होता है, तो सॉलिड पार्ट कभी भी उसका कम नहीं होगा। हवा में, धूप के कारण हवा में उड़ेगा तो क्या, आप कहेंगे सर जो 5 किलो से 2 किलो वजन हुआ है ना, आप कहेंगे सर 3 केजी पानी उड़ गया। आप धूप में देखो, इस बार आप सभी ने गर्मी बहुत ही गजब लेवल की सही है ना, आप धूप में निकलो, पसीना आना शुरू, पसीना आना आपका शुरू, बॉडी से पसीना निकलना शुरू। क्या आपने कभी ऐसा देखा कि धूप में आपकी हड्डी निकलना शुरू हो गई, ऐसा कभी हुआ कि धूप में आपकी हड्डी निकलना शुरू हो गई, एक हड्डी उधर चली गई, एक हड्डी उधर चली गई। बोन्स कभी निकलती हैं, सॉलिड पार्ट कभी नहीं ना। तो बॉडी से निकला क्या, पसीना, क्योंकि धूप पड़ी, सनलाइट पड़ी, और जिसकी वजह से हमारी बॉडी हीट हुई और उसके अंदर जो पानी स्टोर था हमारी बॉडी के अंदर वो बाहर आना शुरू हो गया।
तो धूप के यानी कि सनलाइट की वजह से, गर्मी की वजह से हमेशा पानी उड़ता है। सॉलिड पार्ट का जितना वजन, सॉलिड पार्ट का जितना वजन ताजे फल में था उतना ही वजन सूखे फल में होगा। ये बात आपको समझ में आ गई। तो इसको आप एक स्टेटमेंट के रूप में भी लिख सकते हो। स्टेटमेंट के रूप में कैसे लिख सकते हैं कि आपका जो सॉलिड पार्ट या पल्प जो होगा, पल्प इन ताजा या ताजे फल का पल्प इक्वल्स टू सूखे फल का पल्प, सूखे फल का पल्प। ये बात आप ध्यान रख लो। मैं कह रहा हूं पूरा का पूरा टाइप खत्म है। आपको कितना पानी उड़ा आपने ध्यान देना ही नहीं है। आपने देना है जो सूखा और ताजे फल में पल्प की मात्रा है ना, जो पल्प की मात्रा है वो ताजे फल में कितनी है इक्वल्स टू सूखे फल में कितनी है, दोनों को इक्वल कर देना है। दैट्स इट। अब सवाल अगर मैं आपको कराऊं तो जरा यहां पर देखो और आप देखना, मैं कह रहा हूं सवाल कुछ है ही नहीं, सवाल में लिटरली कुछ भी नहीं है सवाल में। देखो मैंने कहा ताजे फल में 68% पानी है, ओके, और सूखे मेवे में 20% पानी है। सूखा मेवा यानी कि इसी ताजे फल को जब हमने सुखाया है, तो सूखे मेवे में 20% पानी है। तो 100 किलोग्राम ताजे फल में कितना सूखा फल निकाला जा सकता है। अब आप मुझे एक बात बताओ, हमें कितना परसेंट पानी है ताजे फल में, कितना परसेंट पानी है सूखे फल में, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमें मतलब है कि ताजे फल में कितना परसेंट पल्प है और सूखे फल में कितना परसेंट पल्प है, दैट्स ऑल। और दोनों को इक्वल कर देना है। भाई साहब हमें दिया गया है 100 किलो ताजा फल। अगर 100 किलो ताजा फल है और उसमें 68% पानी है तो पल्प कितना होगा, सूखा पाला सॉरी सॉलिड पार्ट कितना होगा। क्या 100 में से 68 घटा दो, 32% होगा। क्या 32% होगा कि नहीं। अगर ताजे फल में 68% पानी है तो 100 में से 68 घटा दो, क्या ताजे फल में 32% जो होगा वो पल्प होगा। तो 100 किलो में पल्प यानी कि सॉलिड पार्ट कितना है 32%। ये ताजे फल में पल्प आ गया। सूखा फल कितने किलो का है हमें नहीं पता, मैंने मान लिया कि सूखा फल जो है ना वो 1 किलो का है और उसमें 20% पानी है, तो क्या उसमें 80% पल्प होगा। अगर सूखे फल में 20% पानी है तो क्या उसमें 80% पल्प होगा। तो A गुणा 80%, ये सूखा फल हो गया, ये ताजा फल हो गया, और दोनों को हमने इक्वल कर दिया। सूखे फल में जितना पल्प था यहां लिखा, ताजे फल में जितना पल्प था 100 गुणा 32% यहां लिखा, दोनों को बराबर कर दिया। क्यों, क्योंकि जो हमारा सॉलिड पार्ट होगा वो ताजे फल में और सूखे फल में बराबर होगा, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। आपने इक्वल करके काटापेटी शुरू कर दी। 16 दूनी 32, 16 पंजे 80, 5 से जाएगा पूरा 20 बार और 20 दूनी 40। आप कहेंगे A बराबर कितना आ गया 40, तो सूखे फल की मात्रा कितनी आ गई 40 किलो। हर सवाल में ऐसा ही आपने करना है बस। अगला सवाल मैं आपको दे रहा हूं बच्चे, जरा यहां देखना, देखो इस सवाल को। सवाल ने कहा ताजे तरबूज में 96% पानी है, 96% पानी है ताजे तरबूज में, जबकि सूखे तरबूज में 95% पानी है। तो कह रहा ताजे तरबूज के 20 किलो से सूखा तरबूज का वजन बताओ कितना हम निकाल सकते हैं। अब बताओ बच्चे आपका जवाब जो है वो कितना होगा।
आप जरा मुझे बताओ, अगर मैं ताजा फल मुझे दिया हुआ है 20 किलो, अगर ताजे फल में 96% पानी है तो सॉलिड पार्ट कितना होगा? 4%। सूखे फल की मात्रा हमें नहीं पता, मैंने मान ली कि सूखा फल जो है ना वो 1 किलो का है, वो 1 किलो का है और उसमें 95% पानी है। अगर 95% पानी है तो सॉलिड पार्ट कितना होगा सर? 5%। बस आ गया जवाब। परसेंट से परसेंट उड़ा दो, 5 चौके 20 और 4 चौके 16। यानी कि यहां से हम कह सकते हैं कि सूखा फल जो है, ये पॉइंट हटा दो, ये 16 केजी होगा, 16 केजी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है, 16 केजी। ये सवाल करिए जरा। बताओ भाई। सवाल है, ताजे तरबूज में 90% पानी है जबकि सूखे तरबूज में 20% पानी है। ताजा तरबूज का 20 किलो से प्राप्त सूखे तरबूज का वजन कितना होगा? क्या इसका जवाब होगा? ताजा तरबूज कितना है? 20 किलो का, उसमें अगर 90% पानी है तो सॉलिड पार्ट कितना होगा? 10%। सूखे फल का वजन हम नहीं जानते, उसमें अगर 20% पानी है तो सॉलिड पार्ट कितना होगा? 80%। दोनों को बराबर कर दिया, सवाल आपका हो गया। मजा आया? आसान टाइप है ना ये तो मत कहना कि सर बहुत हार्ड है। 10 से जाएगा पूरा 8 बार, तो ए का मान कितना हो जाएगा? 20/8, यानी कि 4 दूनी 8, 4 पंजा 20। 5/2 आप कह सकते हो सर 2.5 केजी। क्या कह सकते हैं बच्चे? 2.5 केजी। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। ठीक है, एक और दूं सवाल, ये सवाल करिए जरा। ताजे अंगूर में 80% जल है जबकि सूखे अंगूर में 10% जल है। यदि सूखे अंगूर का वजन 250 किलोग्राम हो जब ये ताजा थे, यानी कि सूखे अंगूर का वजन 250 किलो था, कब? जब ये ताजा थे, तो इनका वजन कितना रहा होगा? नहीं, सवाल में इंग्लिश में वुड हैव बीन देयर वेट व्हेन दे वर फ्रेश। अच्छा ठीक है, यदि सूखे फल का हो, ये कॉमा लगेगा यहां, देखा एक कॉमा ने पूरा सवाल ही चेंज कर दिया। एक होता है ना, रोको मत जाने दो, इसका क्या मतलब हुआ? रोको मत, मैंने कॉमा बीच में लगा दिया, रोको मत जाने दो। और अगर इसका मतलब है कि रोको मत, इसको जाने दो, और अगर मैं इसी कॉमा को हटाकर यहां पर लगा दूं तो क्या हो जाता है? रोको मत जाने दो, है ना? तो एक कॉमा सेंस बदल देता है। कह रहा है, यदि सूखे फल का वजन 250 किलोग्राम हो तो जब ये ताजा थे इनका वजन कितना रहा होगा? सूखे फल का वजन इस बार आपको दे दिया, तो हमें ताजे फल का वजन नहीं पता, मैंने ए मान लिया। कह रहा है कि ताजे फल में 80% जल है, तो पानी कितना होगा बच्चे? 20%। सूखे फल का वजन कितना है? 250 किलो। सूखे फल में 10% जल है, तो पानी कितना होगा? 90%। दोनों को इक्वल कर दो।
दोनों को हमने इक्वल कर दिया। हो गया सवाल। आप कहेंगे परसेंट जीरो से परसेंट जीरो उड़ा दो सर, 2 से जाएगा पूरा 125 बार, तो ए का मान कितना हो जाएगा 125 गुणा 9, तो 9 पंजे 45, 9 दूनी 18, 4 22, 9 एकम 9 और 2 11। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ताजे फल का जो वजन होगा वो 1125 किलो रहा होगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन कर लीजिए, फिर मैं टाइप चेंज करने वाला हूं। बताओ, कह रहा है 15 किलो अंगूर जिसमें 90% पानी था को धूप में रखा गया। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पानी की मात्रा इस हद तक कम हो गई कि अब अंगूर में कुल वजन का केवल 85% पानी था। पहले 90% पानी था, अब 85% पानी था। कह रहे अंगूरों का कुल घटा हुआ वजन बताओ कितना होगा। घटा हुआ वजन, तो ताजा अंगूर कितना है 15 किलो का, उसमें 90% पानी है, तो सॉलिड पार्ट कितना होगा 10%। सूखा अंगूर हमें नहीं पता, 1 किलो मान लिया, उसमें अगर 85% पानी है तो सॉलिड पार्ट कितना होगा 15%। तो काटा पीटी कर दो भाई, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 से जाएगा 3 पंजे 15 और 5 दूनी 10। हो गया सवाल। 4-5 लाइन का सवाल था और आपने इसको इतनी स्पीड से कर लिया। बात क्लियर हो गई। अब क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बच्चे? ताजे फल और सूखे फल से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस थे अब आप आराम से कर लोगे। हालांकि ये सवाल आसान सवालों में काउंट होते हैं। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट टाइप, यानी कि टाइप नंबर 17। 17 टाइप 16 टाइप के सवाल हम परसेंटेज में पढ़ चुके हैं, 16 टाइप के। अब आते हैं 17वें टाइप और ये हमारा लास्ट टाइप होगा। बच्चे जो भी हमारा इक्का दुक्का आपके दिमाग में हो सर, वो सवाल वो कोई टाइप नहीं है, वो इक्का दुक्का सवाल ही है। उनको मैं कल मिसलेनियस में आपको कराऊंगा। आप सोच रहे होंगे सर वो सवाल, वो टाइप नहीं बन सकता उस सवाल का, उसको मैंने मिसलेनियस में डाल दिया है। जिनका टाइप बन सकता है उनको मैंने टाइप वाइज कराया और बाकी को मैंने मिसलेनियस में रख दिया है बच्चे, ठीक है। चलो अब आते हैं बच्चे टाइप नंबर 17, जो कि सेल्समैन वाले क्वेश्चन हैं। कौन से हैं बच्चे? सेल्समैन वाले क्वेश्चन, सेल्समैन वाले क्वेश्चन, ठीक है। सेल्समैन जो व्यापारी वाले क्वेश्चन होते हैं ना, कमीशन जहां पर देखा जाता है, जहां पर कमीशन देखा जाता है वहां हम देखेंगे जरा, ठीक है। चलिए सवाल से ही समझते हैं जरा। पहला सवाल आपको पढ़ना है बच्चे, ये करना नहीं है, आप जस्ट पेन साइड में रख दो और इसे पढ़ो। सर कल आपके बैच पर 50% डिस्काउंट है, मैं अपने दोस्तों को दिलवा सकता हूं। मुझे नहीं पता होगा भाई। हाँ अंकित सर का बर्थडे है, हो सकता है हो, सभी बैचेस पर होगा फिर वो। 15 से 15 नहीं कट सकता क्या? काट दो यार, वो मैंने देखा नहीं इसलिए मैंने काट दिया, ऐसे काट दिया। काट दो आप, कोई दिक्कत नहीं है। हाथ पैर वाला? हाथ पैर वाला क्या कह रहे हो? बेईमान दुकानदार वाले सवाल करो सर। अच्छा, फिर प्रॉफिट लॉस में क्या पढ़ोगे आप? वो लाभ हानि का पार्ट है, प्रॉफिट लॉस में आते हैं वो सवाल। सीजीएल तक कंप्लीट हो जाएगा क्या सर कोर्स? हाँ डेफिनेटली हो जाएगा।
कुछ चैप्टर्स की कंबाइंड पीडीएफ नहीं मिली है, सबकी मिली है बच्चे, आप चेक करो, हर किसी चैप्टर की मैंने पर्सनली चेक किया है कि हर चैप्टर की कंबाइंड पीडीएफ आपकी अपलोडेड है, आप देख नहीं पा रहे हो उसे। ठीक है, पढ़ें सवाल को, चलो। एक सेल्समैन को उसके द्वारा की गई कुल बिक्री पर 18% कमीशन मिलता है। जितनी वो टोटल बिक्री करता है उस पर 18% कमीशन उसको मिलता है। और अगर वह 40,000 रुपए से अधिक की बिक्री करता है, अगर वह 40,000 रुपए से अधिक की बिक्री करता है तो उसे 1% का बोनस भी दिया जाता है। 1% का बोनस ये अलग से उसको दिया जाएगा। तो कह रहा है यदि सेल्समैन की कुल कमाई 11,000 रुपए है तो कुल बिक्री बता दो कितनी होगी। जो उसने की है। मुझे एक बात बताओ, ये ना थोड़ा प्रैक्टिकल समझते हैं, आपने पढ़ने में थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं ताकि आप ये सवाल पढ़ो। अब सामने देखो, कमेंट मत करो बच्चे प्लीज, अब सामने देखो, मैं बड़ा प्रैक्टिकल तरीके से आपको ये सवाल समझाऊंगा। ये सवाल अक्सर बच्चों के दिमाग को घुमा देता है, समझ में नहीं आता, मैं आपको समझाता हूं है क्या। सवाल कह रहा है कि कोई सेल्समैन है जो कमीशन पे काम करता है, होते हैं ना, आपने देखा होगा गांव में आपके में परचून की जो दुकान होती है ना, परचून की दुकान, उन पे जो सामान छोड़ने आते हैं बाइक पे आते हैं, परचून का सामान भरा हुआ होता है उन बाइक वालों के पास, दुकानदार को दे देते हैं वो। तो वो क्या जो बाइक पे भर के लाते हैं परचून का सामान, क्या वो खुद खरीद के लाते हैं दुकानदारों को बेचने के लिए? नहीं, उनको भेजता है थोक विक्रेता कि गांव में सप्लाई करके आओ हर सामान की, है ना। तो वो लोग जो होते हैं सप्लाई करते हैं, वो करते हैं कमीशन पे काम। किस पे काम करते हैं बच्चे? वो करते हैं कमीशन पे काम। अगर आप थोड़े से शहरी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो आप जानते होंगे कि सुबह सुबह जो दूध की सप्लाई होती है दुकानों पे, अमूल का दूध, मदर डेयरी का दूध, तो जो छोटे हाथी में दूध सप्लाई करते फिरते हैं वो कमीशन पे काम करते हैं। कमीशन का मतलब है कि उनको टारगेट दिया जाता है कि आप जितनी भी कमाई करोगे आपको 18% कमीशन मिलेगा। जितनी भी आप कमाई करोगे उस पर आपको 18% रुपया हम कमीशन के रूप में देंगे। अब आपकी मर्जी है आप कितनी ही कमाई करो। उसके अलावा एक और हम आपको लालच दे रहे हैं, एक और लालच हम आपको दे रहे हैं कि अगर आप 40,000 रुपए से ऊपर की बिक्री करते हो ना तो हम आपको 1% कमीशन भी देंगे। हम आपको 1% बिक्री पर, 40,000 रुपए से अधिक की बिक्री पर 1% का बोनस भी हम आपको देंगे। 40,000 रुपए पर 1% का बोनस भी हम आपको देंगे, ऐसा उसने बोला। और अब कह रहा है सवाल में कि उसका जो कुल कमीशन बना है ना, ऐसा करने पर कि 18% टोटल पर और 40,000 रुपए से ऊपर जाएगा तो 40,000 पर 1% का कमीशन, ऐसा करने पर उसे 11,000 रुपए मिले हैं। तो बताओ कितने की उसने बिक्री करी है। बच्चे मुझे एक बात बताओ, 40,000 रुपए मैं यहां लिख रहा हूं, इस पर 1% का बोनस निकालना, जरा 1% निकालना इसका। 1%, इसका 1% होता है 400 रुपए। अब सुनना, मैं पता है मैं क्या कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं कि मैं ये मानकर चल रहा हूं, मैं ये मानकर चल रहा हूं कि उसको ना ये 1% की कोई कंडीशन नहीं है, ये सारी बिक्री पर उसको 1% कमीशन मिला होगा, सारी बिक्री पर। 18% तो सारी बिक्री पर था ही था, लेकिन मैं मानकर चल रहा हूं कि जो ये 1% बोनस की कंडीशन रखी है ना कि 40% से ऊपर बिक्री करो 1% कमीशन ले जाओ, मैं मानकर चल रहा हूं कि ये 1% शुरू से लेकर लास्ट तक की कोई कंडीशन नहीं, हर बिक्री पर उसको 1% एक्स्ट्रा मिला होगा। तो 1% अगर एक्स्ट्रा मिला है तो 40,000 का 1% कितना हो गया? 400 रुपया। तो 400 रुपया उसको एक्स्ट्रा मिलेंगे, एक्स्ट्रा मिलेंगे, एक्स्ट्रा कब? जब
जब 1% सभी कुल बिक्री पर कैलकुलेट होगा, कुल बिक्री पर लगेगा। जब 1% जो कमीशन है ना, ये सारी की सारी बिक्री पर लगेगा ना, तो उसको 40,000 का 1% यानी कि 400 रुपया एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो उसका कमीशन कितना हो जाएगा बढ़ के? उसका कमीशन हो जाएगा 11,000 प्लस 400, यानी कि उसका कमीशन हो जाएगा 11,400। और 18% कमीशन ये था, 1% ये, तो टोटल कमीशन कितना हो गया? 18 प्लस 1 यानी कि 19% कमीशन। और 19% की वैल्यू है 11,400। भाई मैंने आपको क्या बोला कि कोई कंडीशन नहीं है, 1% कमीशन उसको शुरू से लेकर लास्ट तक मिलेगा, ऐसा मैं मानकर चल रहा हूं। तो अगर ऐसा है तो 40,000 का 1% कितना होता है? 400 रुपया। ये 400 रुपया उसको एक्स्ट्रा मिलेंगे, ये 400 रुपया उसको एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो भैया ये कमीशन में जोड़ दो, उसको मिलेंगे 11,400। कब? जब उसका टोटल कमीशन 18% प्लस 1% 19% होगा। तो यहां से 19 छिक्के 114 है, इसको मैं अलग ही लिखता हूं। तो यहां से 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 11,400 बटे 19, यानी कि 19 छिक्के 114 600 रुपए। तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई? 100% की वैल्यू हो गई 600 गुणा 100। तो हम कह देंगे सर 60,000 रुपया की बिक्री उसने करी है, 60,000 रुपए की बिक्री उसने करी है। ये सवाल अच्छा है। एक और सवाल सेम एज इट इज मैं आपको कराता हूं, सेम एज इट इज क्वेश्चन, डोंट वरी। ये क्वेश्चन भी ऐसा ही है, इसके बाद वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही है, तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ये पढ़ो और कोशिश करो। एक बच्चा कह रहा है कि सर आपने वो क्वेश्चन नहीं कराए कि त्रिज्या इतना परसेंट बढ़ गई तो क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ेगा। बच्चे मुझे पता है, ये सवाल मैं आपको मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति में कराऊंगा, क्योंकि आपको पहले फॉर्मूला पढ़ना होगा कि घन का क्या फॉर्मूला होता है, आयतन का, सरफेस एरिया का, त्रिज्या अगर आपको पता है, पहले तो त्रिज्या क्या होती है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, उसका सरकमफ्रेंस क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु का क्षेत्र कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है, आयतन क्या होता है, इस सबके फॉर्मूला अगर आपको पता ही नहीं है तो फिर आप कैसे परसेंटेज वृद्धि या कमी निकाल सकते हो। ये सब चीज हम पढ़ेंगे जब हम मेंसुरेशन वाला पार्ट करेंगे, ठीक है। तो सवाल कह रहा है कि एक विक्रेता को उसके द्वारा की गई कुल बिक्री पर तो 12% कमीशन है, और कह रहा है 15,000 की बिक्री पर 1% का बोनस उसको दिया जाता है। अब कह रहा है यदि विक्रेता की कुल कमाई 6350 है तो कुल बिक्री बताओ क्या होगी। बच्चे मैं ये मानकर चलूंगा कि जो 1% का बोनस उसे दिया गया है ना, ये शुरू से लेकर लास्ट तक की सारी बिक्री पर दिया गया है, ऐसा मैं मानकर चलूंगा। तो फिर उसको एक्स्ट्रा बोनस कितना मिलेगा? 15,000 पर 1% का बोनस है, तो इसका 1% निकालेंगे, तो इसका 1% बनेगा 150 रुपया, यानी कि 150 रुपया उसको एक्स्ट्रा मिलेंगे। कब? जब मैं ये मानकर चलूंगा कि जो 1% का बोनस है ये शुरू से लेकर लास्ट तक रहा होगा, यानी कि उसका टोटल कमीशन कितना हो गया? 6350 प्लस 150 रुपया एक्स्ट्रा, कितना हो गया? 6500 रुपया। और कमीशन कितना परसेंट हो गया? 12 प्लस 1 यानी कि 13% टोटल कमीशन हो गया। तो 13% की वैल्यू 6500, 1% की वैल्यू कितनी है बच्चे? 6500 बटे 13, 13 पंजे 65, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? कुल बिक्री आपसे पूछ रहा है तो 500 गुणा 100, यानी कि आप कह देंगे कि सर कुल बिक्री जो है वो 50,000 रुपए की है, 50,000 रुपीज की। एक और सवाल कराऊं, एक और सवाल, चलिए एक और सवाल है और ये लास्ट क्वेश्चन है। जरा इस सवाल का जवाब बताइए जी। चलिए इस सवाल में आपको अब होमवर्क दे देता हूं। अच्छा, आपके सारे टाइप हो जाते हैं खत्म यहां पर, इसीलिए क्लास को मुझे छोटी रखना पड़ेगा। कल आपकी सैटरडे है, सैटरडे में दो काम आपके होने हैं। एक तो
आपका मॉक क्विज है, 20 क्वेश्चन मैंने रखे हैं परसेंटेज के, मॉडरेट लेवल के हैं, 25 मिनट्स 25 मिनट है। सुबह 8 बजे आपकी मॉक क्विज ओपन हो जाएगी और आपको आंसर्स नहीं देख पाओगे आप, कि अपना लीडर बोर्ड आपको दिखेगा। शाम को 5 बजे सॉल्यूशन मिलेगा आपको। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग उसको अटेम्प्ट जरूर करोगे, पहली बात। दूसरी बात, आपकी हम मिसलेनियस क्लास कल मैं आपको कराऊंगा, क्योंकि सारे टाइप अब कवर हो चुके हैं। जो भी आप इक्का दुक्का की सवालों की बात कर रहे हो, सर वो सवाल वो सब आपको कल मिसलेनियस में रखे मिलेंगे। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनकी आप बात कर रहे हो, जैसे त्रिज्या का इतना उतना % है, वो सवाल आपको मिलेंगे जब आप मेंसुरेशन पढ़ोगे कि त्रिज्या को इतने % बढ़ाया गया, आपकी भुजा को इतने % बढ़ाया गया तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना % बढ़ जाएगा। ये सब सवाल मैंने रिजर्व किए हुए हैं आपके मेंसुरेशन में, क्योंकि वहां पहले फॉर्मूला पढ़ेंगे और फिर हम इन सवालों को करेंगे। ठीक है भाई। एक बच्चा कह रहा है सर वो सिर पैर वाले सवाल, बच्चे वो सिर पैर वाले सवाल आपको मैं उसमें करा भी चुका हूं मिक्सर एंड एलिगेशन में, और कुछ हम इसको सिंप्लीफिकेशन जब पढ़ेंगे वहां भी मैं आपको ये सवाल करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए। और बाकी इक्का दुक्का और तो कोई सवाल ऐसा किसी का मिला नहीं है मुझे कि सर वो सवाल रह गया, बाकी सब हो चुके हैं। कल मिसलेनियस क्लास वही बच्चा करने आए, मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं, सुनो मेरी बात। मिसलेनियस क्लास वही बच्चा करने आए जिसने परसेंटेज की सारी क्लास की है और उनका रिवीजन प्रॉपर तरीके से किया है, सारी की सारी वर्कशीट लगाई है, सारी के सारे क्लास के जो क्वेश्चंस हैं उनको दोबारा रिवाइज किया है। क्योंकि बच्चे कल की क्लास में मैं हर उस लेवल तक जाऊंगा जो किसी भी एग्जाम में परसेंटेज का लेवल गया है। बेस्ट ऑफ द बेस्ट लेवल के क्वेश्चंस कल हम करेंगे परसेंटेज के। टाइम हमारा मिसलेनियस क्लास का क्या रख दें, 7 बजे ही रख लें शाम को, क्या दिक्कत है यार? दरअसल क्या है, मैंने अभी नागपुर से आपकी क्लास ले रहा हूं और यहाँ दिन में तो मौसम ठीक रहता है, लेकिन 4-5 जैसे ही बजते हैं ना, मौसम बिगड़ा और धुआंधार बारिश शुरू हो जाती है पिछले 2 दिन से। अब इस टाइम पे बहुत धुआंधार बारिश हो रही है, मुझे डर था कि बीच में लाइट ना चली जाए, हालांकि जाती नहीं है, लेकिन चलो कोई नहीं, नेटवर्क इशू सब ज्यादा रहता है कि वाईफाई ना चला जाए। तो ठीक है, फिर भी देखेंगे कि मोस्ट प्रोबेबली अगर मौसम ठीक रहा तो शाम को 7 बजे मैं क्लास करा दूंगा, नहीं तो फिर 1-2 घंटे पहले शिफ्ट कर दूंगा और वो आपको मैं टेलीग्राम पर इंटीमेट कर दूंगा, टेलीग्राम के द्वारा आपको मैं बता दूंगा। तो ठीक है, तो बाकी मिलते हैं बच्चे कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।